जय हिंद एवरीवन। आज हम बिग डाटा BCS 061 जिसका सब्जेक्ट कोड है उसका आज यूनिट 1 इस वन शॉट में कवर अप करने वाले हैं। इस यूनिट को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सारे के सारे टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से इस यूनिट में कवर किए जाएंगे और बहुत इजी और हिंदी में आपके एक्सप्लेनेशन होने वाला है, जिससे कि आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पहले हम एक नजर सिलेबस को देख लेते हैं कि हमें इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ डिजिटल डाटा। डिजिटल डाटा क्या होता है और इसके कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमें को सबसे पहले पढ़ना है। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ बिग डाटा इनोवेशन। बिग डाटा इनोवेशन का हिस्ट्री था क्या था और इसकी नीड क्यों पड़ी थी, ये दोनों टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं हिस्ट्री ऑफ बिग डाटा इनोवेशन में। इंट्रोडक्शन टू बिग डाटा प्लेटफॉर्म्स, ड्राइवर्स फॉर बिग डाटा, बिग डाटा आर्किटेक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 B's ऑफ बिग डाटा। 5 B's ऑफ बिग डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आर्किटेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। बिग डाटा टेक्नोलॉजी कंपोनेंट, बिग डाटा के कंपोनेंट, टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इसको भी हमें पढ़ना और ये भी एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। बिग डाटा इंपॉर्टेंट एंड एप्लीकेशन, बिग डाटा फीचर्स, सिक्योरिटी, कंपाइलेंस, ऑडिटिंग एंड प्रोटेक्शन। बिग डाटा प्राइवेसी एंड एथिक्स, बिग डाटा का में प्राइवेसी क्या होती है, एथिक्स, इसके मोरल वैल्यूज क्या क्या होने चाहिए, ये सारी की सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं पेपर के व्यू से और ये बहुत बार एग्जाम में केटीयू के पूछे गए हैं ये सारे टॉपिक्स। इन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर बहुत अच्छे डिटेल से डायग्राम के साथ पढ़ने वाले हैं। बिग डाटा एनालिटिक्स, चैलेंजेस ऑफ कन्वेंशनल सिस्टम। कन्वेंशनल सिस्टम और बिग डाटा में जो है दोनों में अभी इसमें एक डिफरेंस जो है हर साल पूछा जाता है, ज्यादातर पूछ लिया जाता है हर साल। इंटेलिजेंट डाटा एनालिसिस, नेचर ऑफ डाटा एनालिसिस, प्रोसेसेस, टूल्स, एनालिसिस वर्सेस रिपोर्टिंग, मॉडर्न डाटा एनालिटिक्स टूल्स। मॉडर्न डाटा एनालिटिक्स टूल्स भी पिछली बार 2 नंबर में आया था और ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रोसेसेस ऑफ एनालिटिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से डिटेल में कवर अप किए जाएंगे और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपके कोई भी टॉपिक्स बचे रहे। सारे के सारे टॉपिक्स में आपको बहुत अच्छे से मिलने वाले सारे नोट्स, PYQs भी हम सारा कवर अप किए हैं अपने नोट्स के अंदर। सो आपको इस एक यूनिट के बाद कोई भी आपको कहीं से और से रिसोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है डिजिटल डाटा। ठीक है, डिजिटल डाटा क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। Digital data is information stored on a computer system as a series of zeros and ones in a binary language. Digital data jumps from one value to the next step by step sequence. ठीक है, ठीक है। डिजिटल डाटा क्या होता है, डिजिटल डाटा हमारा सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किया जाता है जीरोस और वंस के फॉर्म में, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में। कंप्यूटर हमारा जो वर्क करता है वो किस पर वर्क करता है, बाइनरी नंबर पे। तो बाइनरी नंबर पे हमारे जो डिजिटल डाटा के कंपोनेंट्स होते हैं, वो जो हमारा डिजिटल डाटा होता है वो सारे के सारे भी कंप्यूटर में स्टोर तो किए जाते हैं बाइनरी नंबर में। हम लोग अभी जैसे कि कंपाइलर में पढ़े हैं ना कि हम कौन कौन से टूल्स, लेक्सिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, सिमेंटिक एनालिसिस परफॉर्म करके लैंग्वेज को चेंज करते हैं बाइनरी लैंग्वेज से पहले। फिर उसके बाद ये तो हमारा इंटरमीडिएट स्टेट कैसे चेंज होते हैं वो उसके बारे में था। बट यहाँ पर जो डिजिटल डाटा हमारा जो डिजिटली हमारा डाटा स्टोर होता है वो ज्यादातर जीरो एंड वंस के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो डिजिटल data jumps from one value to the next value by step sequence। ठीक है, डिजिटल डाटा हमारा जो होता है वो एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू पर स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में हमारा जो डाटा स्टोर होता है डिजिटली वो सीक्वेंस नंबर में होता है। जैसे whenever we send an email, read a social media post or takes picture with our digital camera, we are working with digital data। ठीक है, अब इसमें देखिए एग्जांपल में कितना अच्छे से है आपका, यहाँ पर थ्योरी में बहुत अच्छे से हमने समझाया है और उसके बाद एग्जांपल है कि जब भी हम अपना मान लीजिए कि भी कभी भी आप अपने कैमरे से या फिर अपने फोन से कभी भी आप किसी कोई भी पिक्चर्स लेते हैं या फिर किसी को ईमेल सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, वो सारा का सारा जो डाटा है सेंड होता है, आपका रिसीव हो रहा है, सारा का सारा जो है जीरोस एंड वंस के फॉर्म में होता है, जिसे हम डिजिटल डाटा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल डाटा के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो डिजिटल डाटा बेसिकली हमारा 2 टाइप्स का होता है, स्ट्रक्चर डाटा होता है, अनस्ट्रक्चर डाटा होता है। डिजिटल डाटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 फॉर्म्स। पहला हमारा स्ट्रक्चर डाटा है,
the data which does not inform to a data modem or is not in a form that can be used easily by the computer program is categorized as unstructured data. About 80 to 90% data of an organization is in this format. देखिए हमारा जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड डाटा वो होता है, पहले हम स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से पहले स्ट्रक्चर्ड डाटा के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। स्ट्रक्चर्ड डाटा जो हमारा एक सीक्वेंस फॉर्मेट में रहता है, वो फ्लो चार्ट में और जो है फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट होगा, या फिर वो एक डाटा दूसरे डाटा के बाद ही आता है, कनेक्टिविटी उसकी बनी रहती है। बट हमारा जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है उस डाटा के प्रेजेंट होने में कोई भी हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं होता है, कोई भी चीज कहीं पर भी आपका स्टोर हो जाता है। सपोज करिए कि आपने एक ईमेल भेजा मुझे, आपके फ्रेंड ने भी एक ईमेल भेजा, ठीक है। अब दोनों ईमेल जो है आपस में आकर इंटरमिक्स हो गए हैं, तो वह अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। अब मान लीजिए कि हमने उसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो आपने ईमेल भेजा है, आपका ईमेल को मैंने आपके आईडी से जो है एसोसिएट कर दिया, और आपके दोस्त वाली आईडी ईमेल को मैंने एक दूसरे कॉलम में रख दिया और उसको एक दूसरे आईडी से एसोसिएट कर दिया। तो उससे हमारा ये स्ट्रक्चर्ड डाटा हो गया ना, कि उसमें एक हमारा जो है फिक्स फॉर्मेट में है कि हमारा डाटा वहां पर एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हमें, जहाँ कि हम एक टेबल में सिर्फ आप ही का ईमेल आएगा और दूसरे वाले टेबल में आपके दोस्त का सारा ईमेल आएगा। बट अगर सपोज करिए कि हमारा डाटा कोई भी, मतलब कि आपका आईडी नहीं आ रहा है मेरे पास और सारा का सारा डाटा मिक्स हो जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि मुझे छांटना पड़ेगा ना कि कौन सा आपका डाटा है कौन सा उनका। तो ये बहुत मुश्किल काम है और ये कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो ही नहीं करता, तो वहां से हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब हमारा 80 से 90% तक जो डाटा होता है वो ज्यादातर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ही होता है इसके अंदर, ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ बिग डाटा अगर हमें अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का देना रहेगा, तो वहां पर देखिए मीम्स हो गया, चैट रूम्स हो गया, पावर पॉइंट्स हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गया, लेटर्स हो गया, रिसर्च वर्क हो गया, पेपर्स हो गए, या फिर द बॉडी ऑफ द ईमेल ईटीसी। ये सारे के सारे हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, क्योंकि इनका कोई फॉर्मेट नहीं होता। जैसे मीम्स हो गया, तो मीम्स वही अगर ट्रेंड चलता है तो उस समय कुछ टाइम शॉर्ट पीरियड के लिए आपका मीम्स चलेगा, उसके कोई फॉर्मेट नहीं है कि इतने समय चलेगा। उसके बाद कुछ हमारा नया ट्रेंड आएगा तो नया ट्रेंड चलने लगेगा। आज हो सकता है पीएम मोदी जी जो है कहीं पर जाकर भाषण दिए तो उनका मीम चलने वायरल हो गया, फिर कल जो है डोनाल्ड ट्रंप का मीम वायरल हो गया। तो ये क्या है, कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं है ना कि हम प्रेडिक्ट कर सके कि हमारा नेक्स्ट डाटा क्या हो सकता है। या फिर कोई आपका ईमेल रैंडम एक्सेस में ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो वो भी आपका अनप्रेडिक्टेबल डाटा है ना। तो जो हमारे डाटा को हम अनप्रेडिक्ट है या फिर जिनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो सारे के सारे हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होते हैं, ठीक है। इनका कोई फॉर्मेट नहीं होता है। नेक्स्ट डाटा है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, द डाटा विच डज नॉट इन्फॉर्म टू द डाटा मॉडम बट हैज सम स्ट्रक्चर इज कैटेगराइज्ड एज सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। However, it is not the form that can be easily used by the computer programs. Example, email, XML markup, language like HTML, etc. etc. metadata available but not sufficient. ठीक है। अब देखिए हमारा अनस्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है जिनके वो डाटा जिनका थोड़ा सा फॉर्मेट तो होता है, उनका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बट वो डाटा हमारा जो है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, उसे हम सेमी स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। सपोज करिए कि आपका जो ईमेल हो गया, एक्सएमएल फाइल्स हो गए और एचटीएमएल हो गए, ये क्या होते हैं, एक हमारे सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। क्योंकि एचटीएमएल अगर लैंग्वेज जैसे हो गया तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है जिसकी वजह से हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये क्या है कि थोड़ा बहुत तो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। उसके बाद हमारा ईमेल हो गया, कोई बच्चा आपने हमें ईमेल भेजा, तो वहां पर क्या होता है कि आपका ईमेल हो गया, दोस्त का ईमेल हो गया, तो हम थोड़ा बहुत कैटेगराइज में रख सकते हैं। बट ये हमारे जो है कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर कोई एल्गोरिथम हम डेवलप करते हैं तो उससे ये एक्सट्रैक्ट नहीं किए जा सकते। तो ये हमारा तो एक स्ट्रक्चर तो फॉर्मेट कर रहे हैं ना, बट ये कुछ स्ट्रक्चर तो फॉर्मेट करते हैं, बट ये हमारे फिर भी उस केस में भी जो है कंप्यूटर प्रोग्राम हमारा एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता, इनसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से ये हमारे जो है सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। द डाटा विच इज in an organized and can easily be used by the computer program is categorized
as structured data relationship exist between entities of data such as class and their objects. अब देखिए स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है। स्ट्रक्चर डाटा हमारा जो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है और एक एंटिटी या फिर क्लास के से दूसरे एंटिटी क्लास के बीच में हमारा जो है रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर सपोज करिए कि कोई हमारे पास एक डाटा इंफॉर्मेशन है तो हमारा जो नेक्स्ट वाला एंटिटी या फिर डाटा इंफॉर्मेशन है उसके बीच में भी कनेक्शन जो एग्जिस्ट करता है, इसको भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब जैसे डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेसेस, अब ये हमारा एग्जांपल में लिख सकते हैं आपके डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेसेस, जैसे कि कंप्यूटर डाटाबेस हो गया या फिर सर्वर हो गया। वहां पर जो डाटा स्टोर होता है वो टेबल्स एंड एंटिटीज के फॉर्म में होता है, क्लासेस के फॉर्म में होता है, जहां पर एक डाटा किस तरह से दूसरे डाटा से वो लिंक करता है, किस तरह से वो अटैच है, उसको भी हम बहुत इजीली वे में बता सकते हैं कि हमारा एक डाटा के बीच में दूसरे डाटा के बीच में रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट करता है। तो ये भी हमारा एक स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। ठीक है, इसको हम स्ट्रक्चर्ड डाटा बोलते हैं। अब देखिए डिजिटल डाटा के 3 कैटेगरी होते हैं हमारे। एक जो है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, दूसरा जो है सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, तीसरा हमारा जो है स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। और तीनों को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पर समझ लिया है। इसको आप अपने लैंग्वेज में भी बनाकर लिख सकते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का कोई फॉर्मेट नहीं होता, ना उसको कोई ऑर्गेनाइज वे में होता है। जो सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है वो हमारा जो है कुछ फिक्स फॉर्मेट को फॉलो करता है, बट कंप्यूटर प्रोग्राम को इजिली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, कंप्यूटर प्रोग्राम में हम इजिली यूज नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है वो हमारा इस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में होता है और कंप्यूटर प्रोग्राम से हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक क्लास के बीच में दूसरे क्लास के बीच में जो है रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देखिए हिस्ट्री ऑफ बिग डाटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। अब इसमें देखिए 21st century is categorized by rapid and modern advancement in the field of information technology. It has become an integral part of daily life as well as various other industries like health, education, entertainment, science and technology, genetic or business operations. And this industrial generates a lot of data. This can be called as big data. अब देखिए इसमें पहला जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है कि 21st सेंचुरी में जैसे जैसे हमारे सेक्टर्स डेवलप होते गए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया और आईटी सेक्टर में बूम आया, जिससे हम डिजिटल जो भी चीजें यूज करते हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज का हो गया, और जेनेटिक बिजनेस ऑपरेशंस में हो गए, या फिर जितनी भी टाइप के डाटा हो गए, उस तरह से जैसे जैसे हमारे डिजिटल डिवाइसेस बढ़ते गए और डिजिटल इक्विपमेंट्स बढ़ते गए, उस हिसाब से हमारा जो डिजिटल डाटा है इसका भी रेंज बढ़ता चला गया। इसी को लिए हम जो है हमारे डाटा को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होते गया धीरे धीरे करके, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस डेली का डेली बेसिस पे प्रोड्यूस कर रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होते गया। क्योंकि ये जो डाटा हमारा होता है, जैसे कि हेल्थ केयर से जनरेट होता है, बिजनेस से जनरेट होता है, तो इससे क्या होता है कि हम डाटा को एनालाइज करते हैं, जिसके वजह से हम बिजनेसेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या फिर हम जो है आने वाले साल में हमें किस तरह से जो है महंगाई बढ़ेगी उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर में क्या इनोवेशन होना चाहिए, किस स्पीड से हमारा हेल्थ सेक्टर मूव करना चाहिए, ताकि हम आने वाले समय में जो भी हमारे पास मरीज आएंगे हम उनको बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। ये सब के लिए हमने डाटा को एनालाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि डाटा का अमाउंट वास्ट हो जा रहा था और डेली बेसिस पे डे बाय डे जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से डाटा हमारा बढ़ता चला जा रहा था। तो वहां पर हमें जो है बिग डाटा की नीड पड़ी, जिस वजह से ये हमारा बिग डाटा एक नया कॉन्सेप्ट आया, जहां पर हम डाटा को मैनेज कर सकते हैं और मोर ऑर्गेनाइज फॉर्म में वे में हम एनालाइज करके डाटा से हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ताकि हम जो बिजनेसेस लॉजिक्स डेवलप कर सके, उस फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके, और भी बहुत सारी चीजों को प्रेडिक्ट करके एक अप्रोच गवर्नमेंट एजेंसी से लेकर जो हमारे बड़ी बड़ी एजेंसीज, टेक कंपनीज सब यूज करते हैं इस डाटा को अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। गवर्नमेंट यूज करती है इस डाटा को फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए। ठीक है, बिग डाटा कंसिस्ट ऑफ लार्ज data set that cannot be managed efficiently by the common databases management system. This database range from terabyte to exabyte. ठीक है, बिग डाटा जो हमारा बहुत ज्यादा डाटा सेट्स को यूज करता है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है
डाटा नॉर्मल डाटाबेस से मैनेज करना। इस वजह से ये सारा डाटा जो हमारा डाटा होता है, ये डाटा हमारा जो है एक्साबाइट और टेराबाइट के में होता है, जो कि ह्यूज अमाउंट है, और इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से बिग डाटा का कॉन्सेप्ट आया, जहां पर हम इसको एफिशिएंट वे में मैनेज कर सकते हैं। अब देखते हैं बिग डाटा। मोबाइल्स, क्रेडिट कार्ड्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन devices and social networking platforms create a huge amount of data that may be reside unutilized at unknown servers from many years. And with the evolution of a big data, this data can be assessed and analyzed on a regular basis to generate useful information. अब देखिए हमारे जो मोबाइल डिवाइसेस है, सोशल मीडिया हो गया, डे टू डे हम जो भी कमेंट्स करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा एक डाटा प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे कि बिजनेसेस को अंडरस्टैंड किया जाता है कि हमें नेक्स्ट में कौन से फ्यूचर प्लानिंग, क्या जनता को पसंद आ रहा है, क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, और ये सारी चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले से, और मार्केट में बहुत अच्छे से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड हो गया, क्या बच्चे लोग किस चीज को ज्यादा, क्रेडिट कार्ड से हमें ये पता चल सकता है कि कौन सी चीजें को लोग ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, किस चीज को लोग ज्यादा बाय कर रहे हैं, कौन से एरिया में क्या प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, ये सारा का सारा जो प्रेडिक्ट करने के लिए जो हमारा बिग डाटा का कॉन्सेप्ट आया। और सालों से जो हमारे डाटा अनप्रेडिक्टेबल थे, सर्वर पे ऐसे पड़े होते थे, उन डाटा को भी हमें जो एक्सट्रैक्ट करके प्रेडिक्ट करने में एक और मीनिंगफुल उससे इंफॉर्मेशन निकालने में बहुत ज्यादा मदद मिली बिग डाटा के हेल्प की वजह से। ठीक है, बिग डाटा इज ए रिलेटिव टर्म डिपेंडिंग ऑन who is discussing it. For example, big data to Amazon or Google is very different from big data to the medium size insurance organizations. अब देखिए बिग डाटा जो है डिफर कर सकता है कि कौन उसको यूज कर रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए अमेजन हो गया या फिर गूगल हो गया, वो अगर बिग डाटा का यूज करते हैं तो वो अपने हिसाब से अपने बिजनेस के हिसाब से वो ट्रेंड्स निकालेंगे कि हमें कौन सा फीचर्स लाना चाहिए, कौन सा चीज प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट करना चाहिए ताकि लोग ज्यादा खरीदें, किस चीज पर मैक्सिमम डिस्काउंट देना चाहिए, किस पर हमें कम डिस्काउंट देना चाहिए, किस चीज पर किस समय लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे बाय करना, कौन कौन सा अदर प्लेटफॉर्म्स लोग यूज कर रहे हैं और क्या रीजन है अदर प्लेटफॉर्म्स यूज करने का। ये सब जो है प्रेडिक्ट करने का काम होता है गूगल और अमेजोन का। बट वहीं पर कोई इंश्योरेंस कंपनी अगर हो गई तो उसका ये काम होगा, या फिर मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन हो गए तो उनका ये काम होगा कि उनके यहाँ किस कौन से उनके कस्टमर्स आ रहे हैं पर डे, उनके कस्टमर की क्या नीड है, उनको कितना अमाउंट चाहिए लोन, ये सारा का सारा प्रेडिक्ट कर सकते हैं हमारे जो मीडियम साइज बिजनेसेस हैं वो लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन टू बिग डाटा प्लेटफॉर्म्स। अब हमारे जो है बिग डाटा प्लेटफॉर्म्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब बिग डाटा प्लेटफॉर्म इज ए टाइप ऑफ IT सॉल्यूशन combines the features and capabilities of server big data applications and utilizes within a single solution. This is then used further for managing as well as analyzing big data. बिग डाटा प्लेटफॉर्म्स हमारे जो होते हैं वो एक तरह से IT सॉल्यूशंस होते हैं जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं कैपेबिलिटी, जहां पर हम एक सिंगल सर्वर पर या फिर एक सिंगल एप्लीकेशन को यूज करके ज्यादा से ज्यादा डाटा अलग अलग टाइप्स के डाटा रिसर्च कर सके और वहां पर हम मैनेज कर सके इनको एक वेल ऑर्गेनाइज और फॉर्म में, ताकि हम वहां से बिजनेस लॉजिक या फिर कोई भी लोग एक्सेस कर सकते हैं एक ही जगह से बहुत अच्छे से डाटा। ठीक है, हर टाइप के डाटा वहां पर हम एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा जो है एक तरह का 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा IT सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं इसे। Big data focus on providing its user with efficient analytics tools for massive data sets. The users of such platforms can custom build applications according to their use case, like calculate customers loyalty, e-commerce user case and so on. ठीक है, बिग डाटा प्लेटफॉर्म हमारा फोकस करता है कि वो टूल्स दे ताकि उनके जो भी कस्टमर थे या फिर जो भी यूजर थे वो बड़े बड़े डाटा को एफिशिएंट वे में मैनेज कर सके, एनालाइज कर सके, जिससे कि वो अपने जो है कस्टमर के लॉयल्टी ई-कॉमर्स यूजर केस को एंड सो ऑन को वो चेक कर सकते हैं कि उनके कस्टमर कितने लॉयल हैं या फिर कौन सा कस्टमर किस टाइप का है, उनको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या फिर उनको मार्केट में कौन से चीज पसंद आ रहे हैं कस्टमर्स को, मार्केट में कौन से जगह पर कौन सा चीज जो है ज्यादा प्रोडक्शन अगर हम बेचेंगे तो वहां पर हमारा कोई भी चीज
चलेगा, या फिर किस टाइप के ट्रेंड्स, किस टाइप के फैशंस को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, फैशन इंडस्ट्री का हो गया, हेल्थ केयर का हो गया, किस एरिया में कौन सा बीमारियां बढ़ रही हैं, किस एरिया में कौन से टाइप के लोग हैं, किस एरिया में किस टाइप का हमें जो है इलाज करना चाहिए, ये सारा का सारा जो है हम एनालाइज कर सकते हैं किसकी मदद से, बिग डाटा की मदद से। और बिग डाटा, इसके एनालिसिस के लिए जो है बिग डाटा हमें सर्टेन टूल प्रोवाइड करता है जिससे हम इस एफिशिएंट वे में एनालाइज कर सकते हैं। गोल ऑफ बिग डाटा क्या क्या होता है? द मेन गोल ऑफ बिग डाटा प्लेटफॉर्म इज टू अचीव स्केबिलिटी, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। बिग डाटा का हमारा जो मेन गोल होता है इसका ये होता है कि हमें जो है ज्यादा से ज्यादा स्केबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पीपल के रीच करना है, ठीक है। अवेलेबिलिटी, डाटा हमारा जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, और जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होना चाहिए, और जो हमारा पर्सन का सिक्योरिटी होता है उसको भी मेंटेन किया जाए, ठीक है। ये हमारा बिग डाटा प्लेटफॉर्म का गोल होता है। सम एग्जांपल्स ऑफ बिग डाटा को देखते हैं, ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिग डाटा प्लेटफॉर्म्स आर हडूप, डेल्टा लाइक माइग्रेशन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। हडूप डेल्टा हमारा जो होता है, इसके बाद हमारा डाटा कैटालॉग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, डाटा इंगेशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आईओटी एनालिसिस प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स हम आगे की यूनिट्स में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, और स्पेशली हडूप, ठीक है। हडूप आपका एक नेक्स्ट में बहुत अच्छे से डिटेल में होने वाला है, और इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। ड्राइवर्स फॉर बिग डाटा, ठीक है। बिग डाटा हैज क्विकली राइजन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिजायर्ड टॉपिक्स इन द इंडस्ट्री। बिग डाटा हमारा जो है बहुत जल्दी से, जैसे आया उस तरह जल्दी से, बहुत जल्दी से एक डिजायर्ड टॉपिक, बहुत ज्यादा डिस्कशन फुल टॉपिक बन गया है। बहुत ही कम समय में हमारा जो है बिग डाटा इंडस्ट्री में एक डिस्कशन का टॉपिक बन गया है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो बिग डाटा का नीड क्यों पड़ा, इसको हम समझते हैं, ठीक है। ड्राइवर्स ऑफ बिग डाटा, द डिजिटलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। पूरी की पूरी हमारे इस समय की जो सोसाइटी है वो पूरा का पूरा डिजिटलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन से लेकर आज के समय में आप देख रहे हैं, ट्रांजेक्शन से लेकर हर चीज हम जो है डिजिटली कर रहे हैं। अब आज के समय में कोई बहुत कम ही लोग होंगे जो पैसे अपने पास रखते होंगे, नहीं तो सबके सब जो पेटीएम, गूगल पे, ये सब यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा डिजिटलाइजेशन तेजी से, रैपिड का इंटरनेट का यूज बहुत तेजी से रैपिड वे में बढ़ा, ठीक है, जिसकी वजह से जो है सारे के सारे लोग जो है डिजिटल आ चुके हैं। तो इस वजह से नीड इसकी बहुत ज्यादा पड़ी। द ड्रॉप इन द टेक्नोलॉजी कॉस्ट, और इसमें जो हमारा टेक्नोलॉजी के कॉस्ट में भी, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट में भी बहुत ज्यादा कम पड़ता है, कि कॉस्ट कम पड़ता है। बिग डाटा हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम एक ही जगह से हम सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, एनालाइज करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को, और ये टेराबाइट से एक्साबाइट तक डाटा को डे टू डे फिल्टर कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है, और उस पर रिजल्ट जनरेट कर सकता है। तो इस वजह से हम एक ही प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है लेबर का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, तो जिस वजह से हमारा लेबर कॉस्ट भी बच जाता है। उसके बाद जो है तो एक ही प्लेटफॉर्म पर यूज कर रहे हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म कॉस्ट भी यूज बच जाता है। अब पुराना जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड्स होता था, वहां पर एनालाइज करने के लिए हम प्रॉपर एक टीम रखते थे। वो टीम जो है डाटा कलेक्ट करती थी, जाकर लोगों को रिव्यूज को कलेक्ट करती थी, उसके बाद वो एनालाइज करती थी उस डाटा पर और हमें रिजल्ट देती थी। तो वो बहुत कॉस्टली प्रोसेस था। बट आज के समय में हम लोगों के डिस्लाइक्स क्या होते हैं, उसके बाद लोगों के फोन कॉल, चैट्स, इन सब से भी हम जो डाटा निकालते हैं उसको एनालाइज करके हम जो है बता सकते हैं कि कौन चीज का ट्रेंड आने वाला है मार्केट में, कौन सा चीज चलेगा, कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से हमारा जो है यूज होगा, ठीक है। अब इसके बाद कनेक्टिविटी थ्रू द क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग से हमारा बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी भी हो चुकी है, और इंक्रीज नॉलेज अबाउट द डाटा साइंस। डाटा साइंस पर नॉलेज रैपिड 21st सेंचुरी में बहुत तेजी से बढ़ा है, जिस वजह से डाटा को मैनेज करना एफिशिएंट हो चुका है, ठीक है। सोशल मीडिया एप्लीकेशन भी हमारे इस 21st सेंचुरी में बहुत ज्यादा यूज हो चुका है। आप सोचिए कि 21st सेंचुरी में इंटरनेट, जियो ने जैसे इंटरनेट को सस्ता किया, वैसे ही हमारे यहाँ जो है डाटा बहुत रैपिड वे में यूज होना शुरू हो गया। हर आदमी आज के समय में जो है डाटा प्रोड्यूस कर रहा है, वो चाहे फोन कॉल से या फिर व्हाट्सएप चैट से या फिर किसी से भी, ठीक है। और इन सब चीजों का डाटा का यूज करके बड़ी बड़ी कंपनीज जो है पैसे कमा रही हैं, और वो एनालाइज करते हैं बिजनेसेस को किस एरिया में कौन सा होना चाहिए, ठीक है। अब सोचिए कि व्हाट्सएप हमें जो है फ्री में देता है, ना कोई एड्स रहता है ना कुछ भी रहता है चैट के लिए, और व्हाट्सएप का करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगाकर वो मेंटेनेंस लगा रहा है, तो उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो पैसे हमारे चैट्स
वीडियोस से जनरेट करता है, उन सबको एनालाइज करके वो जो है बिजनेस इंडस्ट्रीज को बताता है कि भाई आपके इस एरिया में लोगों का ये रिएक्शंस है, ये चीज के बिजनेसेस है, आप इस चीज पर अगर फोकस करेंगे तो इस एरिया में आपका ग्रो करेगा। तो अनदर वे से वो एडवर्टाइजमेंट के पैसे दूसरे से पैसे कमाते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट वाले पैसे, ठीक है। तो इस वजह से डिजिटल डाटा का जो है बिजनेस सेक्टर्स में बहुत ज्यादा यूजफुल हो चुका है, ठीक है। एग्जांपल, नंबर ऑफ कंपनीज दैट हैव अ बिग डाटा एट द कोर ऑफ देयर स्ट्रेटजीज लाइक एप्पल, अमेजन, फेसबुक एंड नेटफ्लिक्स हैव बिकम वेरी सक्सेसफुल एट द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी। अब देखिए, बिग डाटा का जिसके पास भी एसेस है आज के डेट में, वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी बन चुका है। क्यों? क्योंकि भाई उसके लोगों को चॉइसेस के बारे में उसको पता है कि हम ये मार्केट में लाएंगे तो बहुत तेजी से लोग खरीदेंगे, ठीक है। तो इस वजह से उसको हर चीज सब चीज पता है, जिस वजह से वो वही चीज लाएगा मार्केट में जो लोगों को पसंद है, लोगों का रिएक्शन जिस पर है, ठीक है। तो इस वजह से वो पैसे कमाएगा ही। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आर्किटेक्चर ऑफ बिग डाटा, ठीक है। अब देखिए, बिग डाटा का आर्किटेक्चर को हम पढ़ते हैं और इसको, इस डायग्राम को आपको अच्छे से एग्जाम में बनाकर भी आना है। ये आपका जो है फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिस पर हमारा बिग डाटा काम करता है, आर्किटेक्चर है। सबसे पहले इसमें हमारा डाटा सोर्स होता है, उसके बाद डाटा स्टोरेज होता है और रियल टाइम डाटा इंगेशन होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा डाटा प्रोसेसिंग होता है और डाटा स्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है। इसके बाद डाटा एनालिटिकल डाटा स्टोरेज होता है, उसके बाद एनालिटिक एंड रिपोर्टिंग होता है, ठीक है। और इसके बाद और जस्ट्रेशन, इसके नीचे का जो प्रोसेस होता है। अब इसमें देखिए हमारा होता है क्या है कि सोर्स डाटा जो होता है, जैसे कि डाटा हमारा कलेक्ट किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको डाटा को पहले स्टोर किया जाता है, ठीक है। और दूसरा एक होता है हमारा रियल टाइम में जो डाटा जनरेट हो रहा है, रियल व्यूज, जैसे कि लोगों को डिसलाइक्स हो गया और ब्रॉडकास्ट किया जाता है, उस समय रियल टाइम पर जो डाटा प्रोड्यूस किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो है एक तरह से बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो हमारा स्टोर डाटा होता है उसको, हर डाटा को अलग अलग टाइप्स के डाटा के टाइप्स के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं और उस पर हम प्रोसेस करते हैं उस पर डाटा को, ठीक है। बट स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो डाटा तुरंत मिली सेकेंड्स में जनरेट हो रहा है उस डाटा को तुरंत का तुरंत हम प्रोसेस करते जा रहे हैं, वो हमारा जो है स्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है। इसके बाद हमारा आता है एनालिटिकल डाटा स्टोरेज स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा जो डाटा, जो अलग अलग टाइप्स के डाटा है स्ट्रीम प्रोसेस और बैच प्रोसेस से जनरेट हुए, हम उनको जो है एनालिसिस करते हैं कि उससे हमारा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन क्या क्या निकल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम जो है एनालिसिस करके उसके बाद हम जो है रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं, जिसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में या फिर किसी भी फॉर्म में, एक कंसाइज फॉर्म में, ताकि जो है लोगों को हम बता सके कि लोगों का ट्रेंड क्या चल रहा है, कहाँ पर कौन सा चीज का ट्रेंड इस समय चल रहा है, ठीक है। ये हमारा जो है बिग डाटा का पूरा आर्किटेक्चर होता है। द बिग डाटा आर्किटेक्चर इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। बिग डाटा आर्किटेक्चर में देखिए हमारे कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। डाटा सोर्स, ऑल द बिग डाटा सॉल्यूशंस स्टार्ट विद वन और मोर डाटा सोर्सेज। बिग डाटा का जितना भी हमारा सोल्यूशन होता है वो सारा का सारा एक डाटा सोर्सेज से स्टार्ट होता है, जैसे इसमें एप्लीकेशन डाटा स्टोर्स सच द रिलेशनशिप डाटा बेसिस, static files produced by the application such as web server, log files और real time data sources such as IoT devices, ठीक है। एप्लीकेशन डाटा स्टोर्स हमारा होता है, उसके बाद जो जैसे रिलेशनल डाटा बेसिस हो गए, ठीक है। इसमें हमारा जो स्टैटिक फाइल प्रोड्यूस होते हैं डाटा बेसिस से एप्लीकेशन से, उसको हम जो है वेब सर्वर हो गया या फिर लॉग फाइल्स हो गए। इसके बाद हमारा जो रियल टाइम डाटा सोर्स होता है जैसे IoT डिवाइसेस हो गए, तो ये सारे के सारे हमारे जो है डाटा के सोर्सेज होते हैं। यहाँ पर वेब हमारा आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होता है, वेब सर्वर्स होते हैं, ये सारे आपके जो है डिजिटल डाटा सोर्सेस होते हैं जहां से डाटा को हम लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बिग डाटा इंगेशन लेयर क्या होता है। दिस लेयर ऑफ अ बिग डाटा आर्किटेक्चर इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द डाटा इनकमिंग फ्रॉम वेरिएबल सोर्सेस टू स्टार्ट इट्स जर्नी। डाटा इंगेशन मीन्स द डाटा इज prioritized and categorized, making data flow smoothly is further layer in the data ingestion process flow, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा डिजिटल सोर्सेज से डाटा लिया जा रहा है उन डाटा को किस टाइप के अलग अलग फॉर्मेट्स के डाटा को हम डिवाइड करते हैं और उसके फिर फर्दर हम प्रोसेसेस के लिए डाटा को भेजते हैं। ये हमारा जो है डाटा इंगेशन होता है बेसिकली, ठीक है। अलग अलग डाटा को हम जो डाटा सोर्सेस होते हैं उनसे लेकर फिर इसके बाद अलग प्रोसेस, उनको स्मूथ प्रोसेस के लिए जो है अलग अलग टाइप्स के डाटा को हम अलग अलग टाइप्स पर रखकर उसके बाद उनको हम फर्दर
प्रोसेसेस के लिए भेजते हैं, जिसे हम जो है डाटा इंगेशन बोलते हैं। ठीक है, मेन बात है कि डाटा हम किस तरह से लेते हैं, इंफॉर्मेशन को डाटा सोर्सेज से किस तरह से हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से डाटा को ले रहे हैं, इसको हम डाटा इंगेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है डाटा कलेक्शन लेयर। इन दिस लेयर more focus is on a transportation of the data from the ingestion layer to the rest of the data pipelines. It is the layer of data architecture where components are decoupled so that analytic capabilities may begin. ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये हमारा जो डाटा कलेक्शन लेयर होता है, ये क्या करता है कि डाटा जो हमारा इंगेशन प्रोसेस होते हैं, डाटा जो हमारा इंगेशन के समय आ रहा है, उन डाटा को लेकर ये फर्दर प्रोसेसेस के लिए जो है कलेक्ट करता है और उसके बाद ये फर्दर प्रोसेसेस के लिए डाटा को भेजता है। ठीक है, और इसके यहाँ पर ये होता है, जैसे वो डाटा कलेक्ट करके भेजता है तो वहां पर हम मोर एफिशिएंट वे में डाटा को यूज कर सकते हैं, और जो भी डाटा के बीच में है उन सभी डाटा के रिलेशन को तोड़ तोड़ के हम अलग अलग पार्ट वाइज डाटा को यहाँ पर जो है ये डाटा को कंपोनेंट्स के फॉर्म में तोड़ देता है। जो पार्ट अलग अलग पार्ट में उनके रिलेशनशिप जो कपलिंग पे होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे कि हम डाटा के स्ट्रक्चर को, फॉर्मेट को अच्छे से एनालाइज कर सके और अच्छे वे में प्रेजेंट कर सके और अच्छे से हम उस पर एनालिसिस प्रोसेस कर सके। अब इसके बाद आता है हमारा डाटा प्रोसेस लेयर में। ठीक है, in this primary layer of the big data architecture, so the focus is to specialize in the data pipeline process systems. We can say that the data we have collected is in a previous layer is processed in this layer. Here we do some magio with the data to route them to the different destinations and classify the data flow and its first point where the analysis may occur. ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली देखिए ये हमारा प्राइमरी लेयर ऑफ डाटा का होता है, जहाँ आर्किटेक्चर का, जहां पर हमारे जो इंगेशन और डाटा लेयर के बाद जो डाटा आता है हमारे पास है, उसको अब ये जो है डिवाइड कर देता है अलग अलग टाइप्स के डाटा को अलग अलग जगह पर, और उनको एक रूट प्रोवाइड करता है फर्दर प्रोसेसेस के लिए। मतलब सपोज करिए जो हमारा डाटा है अगर बुक स्टोर के लिए आया है, ठीक है, और एक जगह से डाटा हमारा जो है कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, और एक जगह से डाटा आया है जो है लोगों के पर्टिकुलर एरिया के ट्रेंड्स के हिसाब से। ठीक है, और एक जगह पर डाटा आया है कि किस फील्ड किस कोर्स में जो है बच्चे ज्यादा से ज्यादा एडमिशन ले रहे हैं, और कॉलेजेस को कौन सी कोर्सेज के फील्ड अपने यहाँ जो इम्प्लीमेंट करने चाहिए ताकि बच्चे उस फील्ड में एडमिशन ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, अब इस डाटा को एनालाइज करने के लिए वो अलग अलग सोर्सेज से डाटा को, उसके पास सारे के सारे अलग अलग सोर्सेज से आते हैं। अब इस प्राइमरी लेयर में क्या होता है कि वो अलग अलग डाटा को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है और वो फर्दर प्रोसेस के लिए उसको फिर एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है हमारा ये लेयर। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है बैच प्रोसेसिंग में। Since the data sets are so large, therefore a big data solution must process data files using long-running data job to filter, aggregate and prepare the data for the analysis. ठीक है, अब जो हमारे पास डाटा आता है वो सारा का सारा बहुत सारा, अब डाटा जो हमारे पास अलग अलग टाइप्स के आए भी तो उनके बहुत सारे फाइल्स हो गए। ठीक है, अब अलग अलग टाइप के फाइल्स आ चुके हैं हमारे पास, अलग अलग टाइप्स के डाटा आ चुके हैं। तो बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि डाटा को वो अलग अलग फॉर्म्स के डाटा को कलेक्ट करता है और उनको जो है बैच के फॉर्म में अलग अलग टाइप्स के और बैच के फॉर्म्स में जो है कलेक्ट कर देता है, जिससे कि हमारा एग्रीगेशन और उनके पर जो है एनालिसिस परफॉर्म किया जा सकती है। वो हर डाटा बैच को एक जॉब असाइन दे देता है नंबर, जिससे कि वो अपना प्रोसेसिंग कर सके। ठीक है, आप सपोज करिए ये एक डाटा आपका हो गया, ठीक है, एक टाइप का डाटा ये हो गया। अब ये दूसरा आपका जो है बैच हमने बना दिया और ये जो है दूसरा थर्ड फॉर्म का बैच बना दिया। ठीक है, अब इनको हम जो है बीच में प्रोसेसिंग के लिए एक प्रायोरिटी दे दिए कि कौन सा डाटा हमारा जो है पहले प्रोसेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये अलग अलग बैच जो है इनको हम जॉब असाइन कर दिए, जो डाटा जिस पहले हमारा जो है जितना ज्यादा प्रायोरिटाइज रहेगा जॉब की, उस हिसाब से हमारा जो है बैच प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब इसके बाद रियल टाइम मैसेज एंगेजमेंट क्या होता है। इफ अ सॉल्यूशन इंक्लूड्स रियल टाइम सोर्सेज, द आर्किटेक्चर मस्ट इंक्लूड अ वे टू कैप्चर एंड स्टोर रियल टाइम मैसेज फॉर द स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब अगर मान लीजिए कि कोई हमारा सॉल्यूशन हो गया जिसमें कि हमें तुरंत का तुरंत डाटा चाहिए, जैसे कि अभी कोरोना काल में हमारे किस तरह से पेशेंट कौन से एरिया में सबसे ज्यादा बढ़ रहे थे, किस तरह से
लोग जो है कोरोना के सबसे ज्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, उस समय क्या हुआ था कि हमारे पास एक ऐप हमें मिला था और उससे हम जो है रियल टाइम में एनालिसिस कर सकते थे कि कौन से एरिया में कितने ज्यादा मरीज जो है पाए गए हैं, या फिर कितने घंटे बाद जो है इस एरिया में इतने ज्यादा मरीज इंक्रीज कर चुके गए हैं। तो कोरोना टाइम में हमारे जो भी डाटा प्रोड्यूस किए जा रहे थे पर्टिकुलर एरियाज में, हम उनको जो है रियल टाइम में एनालिसिस कर रहे थे। हमारे जो सॉफ्टवेयर थे वो रियल टाइम में एनालिसिस करके हमें जो है डाटा को प्रोड्यूस कर रहे थे कि ताकि हमें पता चल सके कि कौन से एरिया में कितने पेशेंट्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है स्ट्रीम प्रोसेसिंग। आफ्टर कैप्चरिंग रियल टाइम मैसेज द सॉल्यूशन मस्ट प्रोसेस them by filling aggregation and preparing the data for the analysis. The process streams data is then written to an output sync. We can use open source Apache streaming and technologies like Storm and Spark streaming. ठीक है, अब स्ट्रीम प्रोसेसिंग में देखिए होता क्या है। स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब होता है जैसे कि रिवर में एक तरह से रिवर, आप देखिए रिवर में हमारा जो है पानी कंटिन्यूअस फ्लो करता रहता है, उसे हम जो है स्ट्रीम बोलते हैं। इसी तरह वहीं से हमारा ये वर्ड डिराइव किया गया है स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो डाटा हमारा जनरेट हो रहा है कंटिन्यूअस बेसिस पर, जो कंटिन्यूअस फॉर्म में डाटा जनरेट हो रहा है, उन डाटा को जो है ये डाटा इंजेक्शन के बाद जो है रियल टाइम इंजेक्शन के बाद ये डाटा को प्रोसेस करता है। जो इसके पास जितना डाटा आता रहता है ये डाटा को प्रोसेस करके जो है फर्दर एनालिसिस के लिए भेजता है। ठीक है, ये स्ट्रीम प्रोसेसिंग में जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डाटा है, उस कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डाटा पर ये जो है अलग अलग टाइप्स के ऑपरेशंस करता है, और उसके बाद ये जो है उन ऑपरेशंस करने के बाद डाटा को जो है में छोटे छोटे चंक्स के फॉर्म में जो है डिवाइड कर देता है, ताकि जो उस पर एनालिसिस करना हमारा बहुत ज्यादा इजी हो जाए। उसके बाद ये फर्दर जो है डाटा को भेज देता है। जैसे और मोस्ट कॉमन हमारे जैसे अपाची स्ट्रीमिंग टेक्निक हो गया, इन सारा का हमारा जो है यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद डाटा स्टोरेज लेयर आता है। स्टोरेज बिकम्स अ चैलेंज व्हेन द साइज ऑफ द डाटा यू आर डीलिंग विद बिकम्स लार्ज। ठीक है, अब स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज हमारा जो है जैसे जैसे अगर हम डाटा पर बहुत सारे डाटा जैसे जैसे हमारा डाटा का साइज बढ़ता है, उस समय हमारा जो स्टोरेज का कैपेसिटी है, स्टोरेज की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारा स्टोरेज अगर डाटा बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो वहां पर हमें स्टोरेज की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, several possible solutions like data ingestion pattern can rescue from such problems. Finding a storage solution is very much important when the size you data becomes large. This large of data big data architecture focus on where to store such large data efficiently. ठीक है, अब ये जैसे जैसे हमारा जो है डाटा का साइज बढ़ता जाता है, उस समय क्या होता है कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज भी चाहिए। अब हम स्टोरेज को अगर नहीं बढ़ाना चाहते, उसमें जैसे जैसे डाटा का अगर सपोज करिए डेली जो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, वो टेराबाइट हेक्साबाइट में डाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उस डाटा को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और धीरे धीरे बहुत ज्यादा हमारा जो है धीरे धीरे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगा। अब मेमोरी को जो है हम एफिशिएंट वे में या फिर डाटा को एफिशिएंट वे में स्टोर करने के लिए जो है हम अलग अलग स्टोरिंग टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, जहां पर जिससे कि हमें मिनिमम जो अमाउंट में हम पूरा का पूरा डाटा को स्टोर कर सकें। ठीक है, डाटा क्वेरी लेयर क्या होता है? दिस इज द आर्किटेक्चर लेयर वेयर द एक्टिव एनालिसिस प्रोसेसिंग ऑफ अ बिग डाटा टेक्स प्लेस। हियर द प्राइमरी फोकस इज टू गैदर द डाटा वैल्यू टू बी मोर हेल्पफुल फॉर द नेक्स्ट लेयर। अब ये देखिए डाटा क्वेरी लेयर में क्या होता है कि इस आर्किटेक्चर में हमारा जो एक्टिव एनालिसिस प्रोसेस किया जाता है बिग डाटा में। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी फोकस होता है, यहाँ पर प्राइमरी फोकस ये होता है कि जो हमारा नेक्स्ट लेयर में जो भी परफॉर्मेंस होने वाले हैं, उसके लिए हम जो है अपने डाटा सेट को प्रिपेयर कर सके और अच्छे से एनालिसिस करें। इसके लिए हम जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए परफॉर्मेंस के लिए इसे हम प्रिपेयर भी करते हैं। ठीक है, एनालिसिस डाटा एनालिटिकल डाटा स्टोर क्या होता है? मीनिंग बिग डाटा solutions prepare data for analysis and then serve the processed data in a structured format that can be queried using analytical tools. Example, Azure Synapse Analytical provides a managed service for large scale cloud based data warehousing. ठीक है, अब देखिए डाटा एनालिटिकल डाटा स्टोर क्या होता है? मीनिंग बिग डाटा solutions prepare data for analysis and then serve the processed data इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। अब बहुत सारे हमारे जो है
बिग डाटा सोल्यूशन से होते हैं जिनको डाटा एनालिसिस के लिए हमारा प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद जो है सर्वर की पर इसे भेज दिया जाता है जिसे ये सर्व कर सकते हैं डाटा एनालिसिस स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, ठीक है। डेट कैन बी क्वेरीड बाय यूजिंग एनालिटिकल, और जिनको हम जो है इजिली जो है परफॉर्म कर सकते हैं एनालिटिकल टूल्स की हेल्प से, डाटा को अच्छे से हम परफॉर्म कर सकते हैं और उसके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं डाटा में से। जैसे एजियोर हमारा साइनेप्स हो गया, एनालिटिकल प्रोवाइड मैनेज सर्विस फॉर लार्ज स्केल डाटा क्लाउड बेस्ड डाटा वेयर हाउसिंग, ठीक है। अब जैसे एनुअल साइनेप्स हो गया, ये हमारा जो एनालिटिकल टूल होता है जो कि प्रोवाइड करता है हमें लार्ज स्केल डाटा को मैनेज करने के लिए, ठीक है। उस पर जो है परफॉर्मेंस की डाटा किस तरह से स्टोर होगा या फिर किस तरह से वो मिनिमम मेमोरी में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हमारा स्टोर हो सकता है, उसको हम एफिशिएंटली कैसे स्टोर कर सकते हैं, इसके के लिए जो हमारा डाटा को प्रिपेयर करता है ये लेयर, ठीक है। अब देखिए ये जो 5 V's हमारा 5 V's ऑफ बिग डाटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। काफी बार क्वेश्चन ये आपका 5 V's ऑफ बिग डाटा एग्जाम में रिपीट कर चुका है। वॉल्यूम होता है, वेरासिटी होता है, वेलोसिटी होता है, वैल्यू होता है और वैरायटी होता है। ये हमारे जो है 5 V's ऑफ बिग डाटा होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन में आपको एक तरह से जो है लिख लेना और उसके बाद ये डायग्राम जरूर से जरूर बनाता है। जैसे वैरायटी क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी एंड अनसर्टेनिटी ऑफ डाटा, मतलब वैरायटी में हमारा जो है कितने कितने टाइप्स के डाटा हो गए, कितने अलग अलग प्रकार के डाटा है, उसको ये डिफाइन करता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हमारा जो है होता है बिग अमाउंट ऑफ डाटा, जहां पर कि हमारा डाटा कितना ज्यादा लार्ज अमाउंट है, डाटा का साइज कितना ज्यादा है, इसको हमारा जो है बताता है वॉल्यूम। वैरायटी में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डाटा के फॉर्मेट्स होते हैं और डाटा कौन कौन सी जगह से अलग अलग सोर्सेज से किस तरह से लिया जाता है, ये हमारा जो है वैरायटी डिसाइड करता है। और वैरायटी से हमें पता चलता है कि कौन कौन से वैरायटी के डाटा हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द यूजफुल डाटा। अब वैल्यू क्या होता है कि हमारा जो यूजफुल डाटा है उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट क्या है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, उसको हमारा जो है बताता है वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद हमारा आता है वेलोसिटी, हाई स्पीड ऑफ एक्यूरेशन ऑफ द डाटा। अब हमारे पास जो डाटा स्टोर हो रहा है उसकी स्पीड कितनी है, वो किस रेट ऑफ स्पीड से हमारे पास स्टोर हो रहा है, इसको बताता है हमारा वेलोसिटी, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, बिग डाटा इन वास्ट वॉल्यूम्स ऑफ डाटा जनरेटेड फ्रॉम मेनी सोर्सेज डेली सच एज businesses process machine मैकेनिकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नेटवर्क ह्यूमन इंगेशन एंड सो ऑन। अब ये जो वॉल्यूम होता है ये हमारा जो है अलग अलग टाइप से जो डेली बेसिस पे डाटा प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको हम जो है वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। वैरायटी क्या होता है, बिग डाटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड दैट आर बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब जो हमारे वैरायटी में जो हमारे अलग अलग सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी हम कलेक्ट करते हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा भी कलेक्ट करते हैं और उसके साथ साथ जो हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा को कलेक्ट करते हैं, ये हमारा जो वैरायटी होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी रिफर्स टू द स्पीड विद विच डाटा इज जनरेटेड इन द रियल टाइम। वेलोसिटी हमारा जो स्पीड होता है जिस जहां पर हमारा रियल टाइम में डाटा जनरेट किया जाता है, वो किस स्पीड से हमारा कितना डाटा जो है रियल टाइम में जनरेट किया गया उसको बताते हैं वेलोसिटी के हिसाब से, ठीक है। Velocity plays an important role compared to the other. It contains a linking of incoming data sets, speeds, rate of change and achieve activity burst, ठीक है। अब वेलोसिटी में हमारा क्या कंटेंट करता है, ये इनकमिंग डाटा को सेट को कंटेंट करता है, स्पीड को कंटेंट करता है और किस तरह से हमारा डाटा चेंजेस हो रहे हैं उसको भी हमारा जो है वेलोसिटी कंटेन करता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है ठीक है, वेलोसिटी हो गया। इसके बाद हमारा जो वेलोसिटी में हमारा जो है किस तरह से क्वालिटी का डाटा क्या है उसकी। अब
जो हमारा एनालाइज किया जाएगा डाटा उसकी क्वालिटी क्या होती है, इसको जो है हमारा वेलोसिटी में बताता है, ठीक है। वेलोसिटी इट प्रोसेस एबल टू हैंडल एंड मैनेज डाटा एफिशिएंटली। अब उससे क्या होता है कि कौन सा डाटा हमारा किस टाइप का है, इसको जो है हमें जो पता चल जाता है, तो उससे हम जो है डाटा को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं इजीली वे में, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है वैल्यू। वैल्यू इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिग डाटा। इट इज नॉट द डाटा दैट वी प्रोसेस और स्टोर्स, इट इज द वैल्यूएबल रिलायबल डाटा दैट वी स्टोर्स प्रोसेस एंड एनालाइज। अब वैल्यू में क्या होता है कि जो हमारे डाटा वो हम स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, वो डाटा हमारा किस टाइप का है, उसकी क्या वैल्यू है, इसको हम जो है बताता है। इससे हमें जो है पता चलता है कि हम जो डाटा को यूज कर रहे हैं या फिर प्रोसेस कर रहे हैं उसकी मार्केट में वैल्यू क्या होने वाली, या फिर वो किस टाइप का डाटा है, उसका कॉस्ट क्या होगा, उसे हमें एनालाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सब को जो है हमें बताता है, वैल्यू से हमें पता चलता है, ठीक है। ये हम 5 Ps को यहाँ पर डिस्कस कर दिया। इस तरह से आप 5 Ps को लिख कर आएंगे और ये 5 Ps हमारे जो यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब बिग डाटा टेक्नोलॉजी में हमारा देखिए क्या होता है, स्टोरेज के लिए हमारा जो है हडूप होता है, मोंगोडीबी होता है और कैसाड्रो होता है, ठीक है। अब डाटा माइनिंग के लिए हम कौन कौन सा यूज करते हैं, डाटा माइनिंग के हमारे जो टूल्स होते हैं, डाटा माइनिंग के हमारे जो रैपिड माइनर होता है, प्रेस्टो होता है, ठीक है। अब एनालिसिस के लिए जो हम अब स्पार्क का यूज करते हैं, प्रोजार्का का यूज करते हैं और ब्लॉकचेन का यूज करते हैं, और विजुअलाइजेशन के लिए हम जो है पॉलिटिक और टेबल का यूज करते हैं, ठीक है। बिग डाटा के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बिग डाटा का सबसे पहला हमारा जो कंपोनेंट होता है वो डाटा सोर्स होता है। डाटा सोर्स आर वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ द बिग डाटा बिकॉज दे सर्व एज द फाउंडेशन फॉर deriving valuable indications and learnings and advantages of a big data. Without a driver and ability to set of the data sources, organization can fully tap into the potential of the big data to make the information decision. अब देखिए डाटा सोर्सेज क्या होता है कि मतलब कि हम किस तरह से डाटा हमारे कहाँ कहाँ से लिए जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं। सपोज करिए कि आपके डाटा जो प्लेटफॉर्म अरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जनरेट किए लिए गए, इकट्ठा किए, उसके बाद कुछ डाटा जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को जो था उसको लिया गया, और उसके बाद जो डाटा आपके हेल्थ केयर या फिर जो आपकी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस की उन सारे डाटा उसको लेकर फिर हम उसके बाद एनालाइज करते हैं, और उसके बाद हम जो है एक विजुअल क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, डाटा सोर्सेज होता है कि हम कौन कौन से जगह से डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं और उस डाटा की वैलिडिटी क्या है, ये हमारे लिए ये सारा का सारा जो है डाटा सोर्स में हमारा डिसाइड किया जाता है। अब इसके बाद हमारा आता है डाटा स्टोरेज के लिए। बिजनेस मॉडल जो हमारे होते हैं वो जो है डाटा स्टोरेज, वो डाटा को स्टोर करते हैं, स्टोर करके रखती है। पहले जो में हमारा उनके हिसाब का जो बिजनेस का डाटा जनरेट हो रहा है उन डाटा पर प्लेटफॉर्म करने से पहले उन डाटा को एक जगह पर स्टोर करती है, प्रॉपर जगह पर स्टोर करते हैं, आइडियल लोकेशन फॉर इट्स टिपिकल डाटा टेक्स विच विद बिग डाटा, ठीक है। अब जो है उनको सारे सारे डाटा को एक आइडियल लोकेशन पर रखती हैं ताकि वहां से हम इन डाटा को एनालाइज करना इजी हो सके उनके लिए, ठीक है। अब इसके लेवल स्ट्रक्चर्ड डाटाबेसेस कैपेबल ऑफ होल्डिंग अ ह्यूज नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट फाइल्स, ठीक है। अब हमारा जो ये होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एक जगह पर स्टोर करके रख सके और वहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा डाटा फाइल्स या फिर अलग अलग वैरायटी ऑफ डाटा को हम एक जगह पर रख सके, ये हमारा जो है डाटा स्टोरेज लेयर में डिसाइड किया जाता है। इसके बाद हमारा बैच प्रोसेसिंग में, बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि अलग अलग टाइप्स के डाटा को अलग अलग बैचेस के फॉर्म में हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपका कॉलेज में हर कॉलेज में हर बच्चों को बैच के फॉर्म में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें कि 60 बच्चों का एक एक बैच असाइन कर दिया गया है ताकि बच्चों को एफिशिएंट वे में हम जो है डाउट को रिजॉल्व हो सके, बच्चों को एफिशिएंट वे में जो है हम समझा सके। अब सपोज करिए सारे सीएससी वालों को एक साल बैठा के अगर आपका एक टीचर पढ़ाएगा तो वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उससे हर बच्चे से डील करना, बट वो अगर बैच के फॉर्म में डिवाइड कर देता है बच्चों को तो वहां पर बहुत आसान हो जाएगा बच्चों को मैनेज करना उसके लिए और उनको जो है कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है बैच भी हमारा जो है ईडीएल टूल और जॉब असाइन करता है, जिससे हम जो है डाटा को एग्रीगेट कर सकते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि मौसम वॉल्यूम ऑफ डाटा फॉर एनालिसिस, जैसे कि हम जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डाटा को हम एनालाइज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए प्रिपेयर हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये यूटिलाइजेस व्हेन द डाटा फ्रेशनेस इज नॉट प्रॉब्लम। अब ये हमारा जो यूटिलाइज किया जाता है जब हमारे डाटा को फ्रेशनेस की जो है प्रॉब्लम नहीं होती है। हाडूप, अब इसके जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, हाडूप होता है ओपन सिस्टम फ्रेमवर्क आर कॉमन अल्टरनेटिव फॉर सच लेयर डाटा प्रोसेसिंग। अब ये जो है हमारे
हडूप हो गया या फिर अल्टरनेटिव जॉब सर्च हो गए, ये सारे के सारे जो बैच प्रोसेसिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो बैच का मेन मतलब होता है कि वो अलग अलग डाटा को, अलग अलग टाइप्स के डाटा को जो है अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर देता है ताकि हम उस पर प्रोसेस करना इजी हमारे लिए हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है स्ट्रीम प्रोसेसिंग। स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जैसे डाटा हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में फ्लो हो रहा है, उस डाटा को कंटिन्यूअसली हम जो है फ्लो के टाइम पर ही एनालाइज करके रिजल्ट को जनरेट करें। ठीक है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग में दरअसल जो भी हमारे अलग अलग सोर्सेज से डाटा आते हैं, इन डाटा इंगेशन के बाद जो भी डाटा हमारे पास अलग अलग सोर्सेज से आते हैं, और वो रियल टाइम डाटा जो इंगेशन होता है, रियल टाइम में जो डाटा जनरेट हो रहा है, उन डाटा को डाटा के फ्लो के समय ही ये अलग अलग टाइप्स की डाटा को अलग अलग जो है टाइप्स में डिवाइड कर देता है, और उनको जो है उनके बीच की कपलिंग को रिमूव कर देता है ताकि हर एक डाटा को हम क्लोजली और माइन्यूटली जो है पार्ट वाइज हम जो है मैनेज कर सके और उनको पार्ट वाइज एनालाइज कर सके। ठीक है, अनलाइक बैच प्रोसेसिंग विच ऑपरेट्स एज द स्टैटिक्स। अब देखिए यहाँ पर जो है बैच प्रोसेसिंग जो हमारा स्टैटिक्स होता है या फिर जो शेड्यूल वाइज में होता है, जिनको एक फिक्स इंटरवल दिया जाता है, उनके उससे जो है बेटर है यहाँ पर हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम डाटा जो हमारा तुरंत के तुरंत आ रहा है उस पर हम जो है प्रोसेस करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ टेक्निक्स used to help the extract insights and identify the patterns to form the large complex data sets। मशीन लर्निंग जो है हमारा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के समय में टूल होता जा रहा है। मशीन लर्निंग क्या करता है कि अलग अलग डाटा के टाइप्स को जो एनालाइज करता है और उन पर जो है कॉम्प्लेक्स जो डाटा सेट्स होते हैं उनको जो है आइडेंटिफाई करता है, और उसके बाद उन पर किस तरह से जो है डाटा को एनालाइज, कौन से कैटेगरी डाटा है आपका, किस तरह से उस पर एनालिसिस परफॉर्म की जाना चाहिए, वो जो है मशीन लर्निंग के हेल्प से इस जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, द मोर डाटा यू हैव स्टोर्ड द मोर द एल्गोरिथम्स बिकम एक्यूरेट एंड हेल्पफुल ओवर द टाइम्स। दिस एल्गोरिथम्स रिक्वायर्स अ ह्यूज नंबर ऑफ डाटा टू बी ट्रेन्ड ऑन। अब ये जो हमारे मशीन लर्निंग क्या करता है, मशीन लर्निंग जो आप डाटा ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर रहे हैं, उन डाटा को स्टोरेज के समय जो हमारा एल्गोरिथम सप्लाई किए जा रहे हैं, उन एल्गोरिथम को ट्रेनिंग के लिए भी हमारा जो मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा डाटा आपके पास तो ट्रेनिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा डाटा चाहिए होता है, और उन डाटा को चाहिए होने के बाद भी जो है मशीन लर्निंग से हम ये डिसाइड करते हैं हमारा जो डाटा पर हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा डाटा एक्यूरेट है कि नहीं है। तो ये सारा का सारा जो हमारा डिसाइड किया जाता है मशीन लर्निंग में। ठीक है, अब एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग होता है क्या, कौन सा लिया, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग आर द वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ द बिग डाटा बिकॉज दे ट्रांसफॉर्म्स रॉ डाटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट्स इनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशन टू मेक डाटा ड्राइवर्स डिसीजंस। ठीक है, अब देखिए एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग में क्या होता है कि ये हमारा जो मोस्ट वाइटल कंपोनेंट हो चुका है बिग डाटा का, और इसमें क्या होता है कि ज्यादा ये हमारे जो है डाटा को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है, जो हमारा रॉ डाटा जनरेट होता है उसको जो है ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है। जैसे हमें ये इनेबलिंग हो जाता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी बड़ी हो गई वो जो है इसको एनालिसिस करते हैं बड़े बड़े ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा से, ताकि इनसे रिपोर्ट जनरेट कर सके जिससे वो फ्यूचर में आने वाले मोर डाटा ड्राइवन डिसीजंस ले सके। ठीक है, वो कौन से डिसीजन लेने वाले हैं वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और जो रियलिस्टिक डाटा पर आधारित होना चाहिए, इन डिसीजन को वो आसानी से ले सके। अब इसके बाद हमारा आता है बिग डाटा का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, बिग डाटा का इंपॉर्टेंस जो है हमारा बिजनेस एफिशिएंट में होता है, डिसीजन मेकिंग में होता है, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में किस तरह से हमें कॉम्पिट करना है दूसरी कंपनी से, इससे भी हमारा एडवांटेज होता है। बिग डाटा हमारा जो हेल्प करता है कि बिजनेस लॉजिक्स में कि कौन से टाइप का प्रोडक्ट किस मार्केट में हमारा सेल होना चाहिए, या फिर किस जगह पर हम जो है कौन से टाइप का मार्केट का डिमांड हो रहा है, कौन से सेक्टर में कौन सा सेक्टर ग्रोथ जो है आने वाले समय में ज्यादा करेगा, कौन सा सेक्टर लेस करेगा, ये सारा का सारा जो बिजनेस एनालिसिस बिग डाटा की हेल्प से जो है बिजनेस डेवलप किए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद डिसीजन मेकिंग में होता है। अब हमारे पास जितना ज्यादा डाटा होगा उतना एक्यूरेट हमारा जो डिसीजन हो सकता है। जिससे जैसे हमें सपोज करिए कि आज से 10 साल पहले अगर देखा जाए तो उस समय हमारे पास उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं थे, उतना ज्यादा हम डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो उस समय जो हमारे डाटा होते थे वो डाटा
जो हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स में होते थे, तो वहां पर हम जो है एनालिसिस बहुत कम परफॉर्म किया जाता था, तो वहां पर हम जो डिसीजन लेते थे बहुत बार वो डिसीजन हमारे रॉन्ग हो जाते थे। बट आज के समय में हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है और हमारे पास एनालिसिस टूल है, जिससे कि हम जो है एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कम से कम टाइम में, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अब हमारे जो कॉम्पिटिटर्स जितने भी है, सपोज करिए कि पेप्सी हो गया और कैंपा आए हैं मार्केट में, ठीक है। तो अब दोनों ने एनालाइज किया मार्केट के ट्रेंड्स को, टेस्ट को एनालाइज किया, उसके बाद कंपनी ने ये सोचा कि 20 रुपए में मुझे आधा लीटर की कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करनी चाहिए मार्केट में, जिससे कि इंडिया एक सेंसिटिव मार्केट, कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है और कॉस्ट में हम सर्वाइव कर जाएंगे। और वहीं पर जो है हमारे अदर ब्रांड की जो मोनोपोली पहले वाली ब्रांड इसकी है, अब उन्होंने भी ये एक अनाउंसमेंट किया है कि वो 400 ml का बॉटल 20 रुपए में लॉन्च करने वाले हैं। तो इससे क्या है कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। इस वजह से मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करने के बाद जो उनके कैंपा के कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने भी 400 ml का बॉटल अपना लॉन्च करने की घोषणा कर दी। तो ये क्या है कि उन्होंने अपने जो डाटा बेसिस पे उनको लगा कि यार इंडिया एक कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है और अगर हम जो है अपना मोनोपोली बरकरार रखी नहीं है, तो वहां पर हमें जो है अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा देनी पड़ेगी उसी रेट में, ताकि हम जो है ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव कर सके, ठीक है। उन्होंने अपने हिसाब से डाटा एनालाइज किया होगा, उनको लगा होगा कि मैं अब खतरे में हूं, तो उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया। अब इसके बाद हमारा जो है बिग डाटा एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। इन टुडेज वर्ल्ड द बिग डाटा हैव सेवरल एप्लीकेशंस, सम ऑफ द टीम आर लिस्टेड बिलो, ठीक है। अब देखिए आज के समय में बिग डाटा का जो एप्लीकेशंस है वो बहुत ज्यादा वास्ट हो चुका है और ये हमारे जो है सम ऑफ द जो हमारे एप्लीकेशंस है वो लिस्ट किए गए हैं। जैसे सबसे पहला हो गया ट्रैकिंग कस्टमर स्पेंडिंग हैबिट। अब कस्टमर का जो है कौन से चीजों में खर्चा करता है, वो कौन सा चीज बाय प्रोडक्ट करता है, कौन कौन सा चीज कस्टमर ले रहा है, इस पर हम जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं आज के समय में, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो आता है रिकमेंडेशन। अब हमारा जो है कौन सी चीजों का ट्रेंड हो सकता है आने वाली समय में, उसको हम रिकमेंड कर सकते हैं। कौन सा चीज हमारा जो है मार्केट में ज्यादा ट्रेंड करेगा, फिर कौन सा चीज आने वाले समय में बहुत ज्यादा बिकेगा, उसको भी हम जो है रिकमेंड कर सकते हैं बनाने के लिए और कस्टमर को रिकमेंड भी कर सकते हैं कि ये चीज आपको ये फेवरेट है, ठीक है। अब इसके बाद है स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम। अब हम जो है स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम को स्मार्टली मैनेज करने के लिए कौन से शहर में कितना ज्यादा जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, ताकि आने वाले पॉपुलेशन के हिसाब से हम जो है ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है यूज किया जाता है। एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से हमारा जो है कौन सा फील्ड जो है ग्रो कर रही है, कौन से फील्ड आने वाले समय में जो ग्रो कर सकती है एजुकेशन सेक्टर में, यहाँ पर भी हम जो है बहुत रैपिडली जो है डाटा ड्राइवन डिसीजंस ले सकते हैं। अब रिटेल एंड होलसेल ट्रेड में, रिटेल और होलसेल ट्रेड में भी हमारा जो डाटा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कम्युनिकेशन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में हमारा जो डाटा का यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर में भी जो है डाटा का यूज किया जाता है कि किस तरह से लोगों का हेल्थ होना चाहिए, किस तरह से किस रेट पर जो है बीमारियां बढ़ेंगी और किस रेट पर हमें जो है डॉक्टर को इंक्रीज करना चाहिए। ये सारा डिसीजन जो है हमारा डाटा बेस्ड ड्राइवन डिसीजन और डाटा के बिग डाटा के हेल्प से ही हम ले पाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है फीचर्स ऑफ बिग डाटा। बिग डाटा के हमारे कौन कौन से फीचर्स होते हैं। पहला हमारा जो है सिक्योरिटी होता है, ठीक है। बिग डाटा के सिक्योरिटी फीचर्स में क्या होता है, एसेट ऑफ ऑपरेटिंग एंड टेक्नोलॉजिकल टू प्रोटेक्ट द डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एसेट। अब ये हमारा जो है एक सेट होता है जिसमें कि हम टेक्नोलॉजीज की मदद से अपने डाटा को सिक्योर रखते हैं, ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन या फिर कोई हमारा जो है डाटा को चुरा ना सके, ठीक है। इसमें भी जो हम बिग डाटा की हेल्प से अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय वेरियस टूल्स, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो है एसेस कंट्रोल। कौन हमारा डाटा को एसेस कर सकता है, कौन आदमी जो है डाटा को हमारे यूज कर सकता है, कौन पर किसको हम परमिशन दे सकते हैं इस डाटा को यूज करने के लिए, इसकी अथॉरिटी को भी हम और जो है चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बिग डाटा मास्किंग एंड एंटोमनाइजेशन प्रोटेक्ट द सेंसिटिव डाटा बाय रिप्लेसिंग इट विद द स्क्रैम्बल और फिजनेबल इंफॉर्मेशन। अब जो है इसमें क्या होता है कि जो है हमारे जो सेंसिटिव डाटा है, जो इंडस्ट्रीज के जो है सेंसिटिव डाटा होते हैं, जिससे कि उनको ये लगता है कि अगर ये डाटा किसी के पास लीक हो गया तो वो कंपनी बर्बाद हो सकती है, या फिर जो है सपोज करिए कोको कोला का आपका कोको कोला हो गया, उसका रेसिपी क्या होती है ये किसी को ना पता चले, इसके लिए भी उन्होंने बिग डाटा का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो इस जो उनकी रेसिपी है उसको अलग फिजिबल फॉर्मेट में रख देते हैं ताकि वो कोई और यूज ना कर सके, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा कंपाइलेंस।
Data compliance, a formal structure that ensures an organization to follow data related laws, regulations and standards. अब ये हमारा जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जो इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो डाटा रिलेटेड लॉज को फॉलो करें और उसको रेगुलेशंस को स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है डाटा प्रोसेस प्रोटेक्शन लॉज, इंक्लूड्स लॉज लाइक जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR, ठीक है। ये हमारा एक लॉ होता है जिसमें कि हम जो है डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सा किस तरह से हमारा डाटा प्रोटेक्ट होगा इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। सो पहला हमारा आता है ऑडिटिंग। सिक्योरिटी ऑडिट्स में क्या होता है, रेगुलर ऑडिट्स दैट आइडेंटिफाइज वर्नेबिलिटीज एंड पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ द डाटा सिक्योरिटी। अब इसमें हमारा जो है रेगुलर बेसिस पे ऑडिट किया जाता है डाटा को, जिससे कि हमारा पोटेंशियल थ्रेट्स जो डाटा में है उसको हम जो है मैनेज कर सके। बस 2 मिनट का और बचा हुआ है, लास्ट में ये है। अब इसके बाद आता है हमारा API सिक्योरिटी ऑडिट्स डेट आइडेंटिफाई वर्नेबिलिटीज स्पेसिफाइज टू APIs। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ऑडिट किया जाता है कि हमारे जो APIs यूज कर रहे हैं वेब सर्वर उस पर ऐप हमारे जो यूज कर रहे हैं APIs उनमें क्या क्या कमियां हैं और उस कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसका भी जो है हम बिग डाटा की मदद से एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये हमारे जो बिग डाटा के प्रोटेक्शन लॉस में आते हैं। बिग डाटा एनालिटिक्स क्या होता है, बिग डाटा एनालिटिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग बिग डाटा टू अनकवर इंफॉर्मेशन सच एज हिडन पैटर्न्स, करेक्शंस, market trends and customers preference. This can help the organization to make informed business decisions, ठीक है। अब देखिए बिग डाटा एनालिटिक्स में क्या होता है कि ये हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से एग्जामिन करता है कि डाटा जो हमारे पास डाटा आ रहा है उनको एनालाइज करता है, उनके डाटा को एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद ये जो है मार्केट के ट्रेंड और फ्यूचर ट्रेंड को प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। अब इससे होता है क्या, जो हमारे बिजनेसेस है वो किस सेक्टर में कौन सा बिजनेस डेवलप करेगा। सपोज करिए कि दिल्ली से पहले जो है दिल्ली के बाद जो है नोएडा में उस टाइम बाद जो जमीनों का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब ये जो जमीन का रेट बढ़ा था इसको जो एनालाइज किया था, प्रेडिक्ट किया गया था किससे, हमारा बिग डाटा की हेल्प की मदद से ही, ठीक है। तो कौन सा एरिया जो है ज्यादा डेवलप करेगा, कौन सा एरिया किस समय कितने साल बाद डेवलप करेगा, ये सारा का सारा जो है हम डाटा के बेसिस पे अगर हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ किसी एरिया का है तो उस या फिर किस एरिया में कितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज ग्रो करने वाली, इन सब को हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो बिग डाटा की मदद से ही बात संभव हुआ है, ठीक है। अब डाटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजीज गिव ऑर्गेनाइजेशन अ वे टू एनालाइज डाटा सेट्स, गैदर्स न्यू इंफॉर्मेशन। बिग डाटा एनालिटिक्स इनेबल एंटरप्राइजेस टू एनालाइज देयर डाटा इन अ फुल कॉन्टेक्स्ट क्विकली एंड सम आफ्टर रियल टाइम एनालिसिस। अब ये जो हमारा बिग डाटा होता है इससे हमें जो है ये प्रोसेस मिलता है कि हम जो डाटा हमारे बड़े बड़े डाटा से हैं, जो डाटा का ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, हम उनको एनालाइज कर सके और उनके जो भी डाटा है हम डाटा ड्राइवन इन फ्यूचर डाटा ड्राइवन डिसीजंस को दे सके, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ डाटा एनालिसिस, अब इसके हमारे देखिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं बिग डाटा के। उसमें पहला हमारा है कॉस्ट रिडक्शन। जो हमारा बिग डाटा का कॉस्ट होता है, अगर हम बिग डाटा एक सिंगल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो इसमें हमारा जो कॉस्ट बहुत ज्यादा कम लगता है, क्योंकि ये जो है लार्ज, एक तो हमारा जो मोर एक्यूरेट रिजल्ट देगा और लार्ज अमाउंट पर परफॉर्म करेगा, उसके बाद जो है डाटा हमारा जो मिलेगा हमें वो मोर प्रेडिक्टेबल होगा, ठीक है, अब मोर एक्यूरेट होगा। तो इस वजह से जो हमारा कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम एक प्लेटफॉर्म का यूज करके ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को एनालाइज कर ले रहे हैं। अगर हम ट्रेडिशनल वे में देखें तो वहां पर हम एक प्रॉपर टीम रखेंगे और वो डाटा को एनालाइज करेंगे, तो वहां पर जो है हो सकता है गलतियां भी हो सकती हैं और वो हो सकता है कभी कल जो है अनप्रेडिक्टेबल डाटा भी वो दे सके, बट यहाँ पर हमारे इसके कोई चांसेस नहीं होते हैं। अब इसके बाद हमारा जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में डेवलपिंग द मार्केटिंग न्यू प्रोडक्ट्स सर्विसेज ब्रांड्स मच इजियर व्हेन बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स नीड एंड वांट। अब इसमें क्या होता है कि अगर कस्टमर की क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, कस्टमर को किस टाइप के चीजें पसंद है, इन सब चीजों का हमारे बड़े बड़े कंपनीज को जब पता रहेगा तो उस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट्स को बना सकती हैं, डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि वो मार्केट में डिलीवर कर सके उन प्रोडक्ट को, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो है स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन। अब इसमें अगर हमें जो पता है कि किस तरह से
प्रोडक्ट जो है किस टाइप के ट्रेंड्स आने वाले हैं मार्केट में, उस तरह से हम अपने स्ट्रेटेजीज को डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि हम बिजनेस में डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट, अगर इसमें हमें जो ये हमें मदद करता है आइडेंटिफाई करने में कि कौन कौन सा रिस्क, पोटेंशियल रिस्क हो सकता है और क्या पैटर्न्स हो, किस रेट ऑफ चेंज से हमारे किस पैटर्न पर हमें रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं। इसको भी एनालाइज करने के लिए जो और उसके जो रिस्क के सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं उसको भी एनालाइज करने के लिए हमारा जो है बिग डाटा हेल्पफुल होता है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बिग डाटा एनालिसिस में क्या होता है, देखिए डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, व्हाट इज हैपनिंग। अब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या मतलब होता है कि क्या हो रहा है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस टू द डाटा दैट कैन बी इजीली रीड एंड इंटरप्रेटेड। दिस डाटा helps to create reports and visualize information that can retell companies profits and scales। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में होता है कि इस समय क्या हो रहा है, ये वो डाटा होता है जिनको हम रीड कर सकते हैं और एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। यहाँ पर हम जो है क्रिएट कर सकते हैं, यूटिलाइज करके रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि डाटा किस तरह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है इस समय। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। ठीक है। व्हाट डिड इट हैपन। अब इसमें जो है इसमें क्या होती है कि कंपनीज अंडरस्टैंड करती हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या अकर कर रहे हैं उनके। ठीक है। अब बिग डाटा की टेक्नोलॉजीज और टूल्स को ये यूज करके डाटा को माइन करती हैं और फिर उसके बाद ये रिकवर करती है कि किस तरह से कौन कौन सा इशू है और उन इश्यूज को हम जो हमारे फ्यूचर में इश्यूज आने वाले हैं उन इश्यूज को हम रिजॉल्व करने के लिए क्या प्लान डेवलप कर सकते हैं और किस तरह से हम उन इश्यूज को जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी मदद से हम जो है यहाँ पर हम जो है इसकी मदद से ये डिसीजन लेते हैं कि किस तरह से हम आने वाले फ्यूचर में जो हमारे बिग डाटा के जो फ्यूचर में हमारे आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं और किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं उसको। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस, व्हाट माइट हैपन। ठीक है। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स लुक्स एट द पास्ट एंड प्रेजेंट डाटा टू मेक द डिसीजंस। अब इसमें प्रेडिक्टिव एनालिसिस में क्या होता है कि हम पास्ट के बेसिस पे डाटा को प्रेडिक्ट करते हैं और उसके बाद हम जो है डाटा को एनालाइज करके रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ठीक है। और इसके बाद हमारा आता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। अब इसमें ये हम बताते हैं कि कौन सा एक्शन लेना चाहिए। अगर सपोज करिए कि कोई प्रकार का हमारे रिस्क है बिजनेस में, तो उस रिस्क को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस solves a problems referring to AI and machine learning to gather and use the data for the risk management। अब प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या करता है कि सॉल्व करता है हमारे प्रॉब्लम्स को जो कि हमारे AI और मशीन लर्निंग का यूज करके जो हमारे फ्यूचर या फिर प्रेडिक्टेबल डाटा में आने वाले होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है चैलेंजेस ऑफ कन्वेंशनल सिस्टम। ठीक है। कन्वेंशनल डाटा चैलेंजेस व्हेन वर्किंग विद बिग डाटा बिकॉज इट कांट बी स्केल प्रोसेस डाटा स्लोली एंड लैक द एडवांटेज टू। कन्वेंशनल डाटा वो होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज करके जो है डाटा को एनालाइज करते हैं, परफॉर्म करते हैं एनालिसिस को। ठीक है। अब ये देखिए हमारा जो स्केबिलिटी, अब कन्वेंशनल जो सिस्टम हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है ये जो है बहुत कम स्केबल होता है। यहाँ पर हम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा पर एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम छोटे छोटे अमाउंट पर तो एनालाइज कर सकते हैं डाटा को, बस ट्रेडिशनल मेथड से हम जो है डाटा को बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे एनालाइज नहीं कर सकते। अब इसके बाद हमारा जो है सेकंड आता है स्पीड। अब जो हमारा ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल डाटा सिस्टम है इसका जो स्पीड बहुत प्रोसेसिंग रेट ऑफ स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है, जिससे ये हमारा जो है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा से अगर डील करने पर बहुत ज्यादा टाइम ले सकता है। ठीक है। इसकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा कम होती है। इसकी डाटा क्वालिटी का क्या होता है, लार्ज डाटा सेट्स आर मोर लाइकली टू कंटेन inaccuracies, incomplete records, errors and duplicates। अब जो हमारे डाटा लार्ज डाटा सेट्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा कॉमन ये चीजें होती है कि वो हो सकता है डाटा इनएक्यूरेट हो या फिर वो जो है पूरा का पूरा डाटा कंप्लीट नहीं हो या फिर डाटा के अंदर डुप्लीकेसी हो। तो इसको भी हैंडल करना जो है कन्वेंशनल मेथड में हमारा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब सिक्योरिटी का होता है कन्वेंशनल सिस्टम्स में नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट डाटा अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ब्रीचेस एंड साइबर अटैक्स। अब
जो हमारा कन्वेंशनल डाटा होता है ये हमारा जो है प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस में, ब्रीचेस में और सिक्योरिटी अटैक्स में। ये हमारे डाटा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पर ये हमारा कन्वेंशनल डाटा सिस्टम यहाँ पर फेल कर जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं मॉडर्न डाटा एनालिसिस टूल्स क्या होते हैं। आज के समय में जो हम मॉडर्न डाटा एनालिसिस टूल का यूज करते हैं वो सारे के सारे जैसे हमारा टेबलू पब्लिक होता है, एक्सेल होता है, पाइथन होता है, अपाची स्पार्क होता है, रैपिड माइनर होता है और नाइम होता है। ये सारे के सारे टूल्स का हम यूज करके मॉडर्न डे में डाटा को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हमने सारे के सारे टॉपिक्स को डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आगे की आने वाली भी यूनिट्स आपकी बहुत जल्द हम इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। सो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए अपने कंटेंट को बेटर इंप्रूव करके आगे और अच्छे से डिलीवर कर सके। और आपके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाने वाले हैं, जहां पर हम आपके वो सारे के सारे बिग डाटा के क्वेश्चंस लाने वाले हैं जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुके हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।